बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, दुनिया का कोई भी मसला हो उसका हल मुज़ाकरात की टेबल पे होता है। हमने बहुत सारी जंगें देखी, वो जंगों का नतीजा यही निकला कि दोनों फरीक बिल आखिर मुज़ाकरात की टेबल पे आए और मामलात को रिजॉल्व किया। लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए भी आपको अपने रवैये में तब्दीली चाहिए होती है, एक स्टेप पीछे आना होता है, थोड़ी सी नरमी जो है आपको रिक्वायर्ड होती है। पाकिस्तान को इस टाइम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। अगर अंदरूनी सियासत की बात करें तो इस्टाब्लिशमेंट और एक बड़ी सियासी जमात के दरमियान जो हमें चपकलिश और एक आप ये कह सकते हैं सर्द जंग जो नज़र आ रही है, उसमें मुज़ाकरात किस तरह से होंगे। क्या पीटीआई को अपने रवैये पे नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि बार बार ये बात की जाती है कि अगर इमरान खान साहब 9 मई के मामले पर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें तो वो रिहा हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। बैरूनी चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा ख़तरा दहशतगर्दी का है, और दहशतगर्दी के लिए उसको रिजॉल्व करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मुझे ये टास्क दिया जाए और मैं तालिबान से बात करूंगा, उनको टेबल पे बिठाएंगे और इस मामले को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब से स्टेटमेंट आती है, और वो स्टेटमेंट ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ तो कह रहे हैं कि हम हालत जंग में, और ये जंग तो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक दहशतगर्दी का खात्मा ना हो जाए। तो यानी मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत। इस तमाम मामले में दोनों फरीकैन के दरमियान अगर कोई बात होती है, कोई मामलात सेटल होते हैं तो वो किस तरह से होंगे, इस पर आज डिबेट करेंगे। हमारे साथ अली बुखारी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन किए। निहाल हाशमी साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, हमें ज्वाइन किया। इसार राना साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अली भाई, ज़ाहिर बात है मुज़ाकरात के लिए आपको थोड़ा सा नरम लहजा करना होगा, अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना होगा, ये जो सख्त बातें हैं इनसे थोड़ा सा पीछे हटना होगा, तभी मुज़ाकरात की टेबल पे आप लोग बैठेंगे भी और मामलात आगे चलेंगे। क्या समझते हैं, ये करेगी पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। देखिए कमर भाई, बात यह है कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। एक बड़ा मशहूर ये कोटेशन मैं कह देता हूँ उसको। बात यह है कि हमने तो हुकूमत से बात करने के लिए, आपको याद होगा कि एक कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब ने, और उस कमेटी में हमने बाकी सारी चीज़ें पीछे रख के बलाए ताक हम उसमें दो चीज़ों पर आ गए थे कि यार एक जुडिशल कमीशन बना दें, और जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई के ऊपर, जुडिशल कमीशन बना दें 26 नवंबर के ऊपर। अगर तो जब हम गिल्टी हैं तो फिर तो हम और फुटिंग पे चले जाएंगे, और अगर हम गिल्टी नहीं हैं और हम बेगुनाह की सज़ा भुगत रहे तो इस चीज़ से भी बाहर आए। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज तक गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं आई कि वो एक जुडिशल कमीशन बना सके, और अल्टीमेटली जब कमेटीज टूट गई, सारी चीज़ें सबुटाज हो गई, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि जी मैं एक पार्लिमानी कमेटी बनाता हूँ। यार पार्लिमानी कमेटी तो ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन है। आपकी अपनी वैलिडिटी जो है ऑफ द इलेक्शंस, क्रेडिबिलिटी, वो ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन है। एवरीवन नोस कि आप 17 सीट से जीत के बैठे हुए हैं। बट इवन एंड अदरवाइज आपने अगर आगे चलना था तो जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए था ना, आपको भी फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। और मैं वैसे हैरान हूँ हुकूमत के ऊपर भी, जो सो कॉल्ड हुकूमत मैं कहता हूँ कि ये, क्योंकि ये पावर कॉरिडोर में होते हैं कंबर, और दुनिया सारी में जो हमेशा पहल की जाती है ना, वो गवर्नमेंट साइड से किया जाता है। मामला तो इस तरह चलता रहेगा अगर आप लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कहते हैं अदालतों के पास जाएंगे, अदालतों को आप खुद ही कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का एक स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर गया, वो गवर्नमेंट का एक मातहत इदारा है। दूसरी आपके पास क्या चीज़ है? एहतजाज करें 26 नवंबर के बाद। कोई आज ऐसी स्ट्रैटेजी हमने नहीं देखी कि आप आवाम को दोबारा से मुतहर्रिक करने या सड़कों पे लाने के लिए बड़ी पुरजोर तहरीक जो है कर रहे हो, जल्द से जलूस हो रहे हो, वो भी नहीं हमने देखा। फिर तीसरी स्ट्रेटेजी आपके पास क्या है? तीसरी स्ट्रेटेजी आपके पास यही है कि मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के लिए भी आप एक कदम पीछे नहीं हट रहे हैं, तो कैसे मामलात आगे बढ़े? नहीं देखें कमर, बात यह है कि पॉलिटिकल लोग हमेशा पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं। मेरे पास कोई बंदूक तो नहीं है, कोई डंडा तो नहीं है, कोई कुल्हाड़ी तो नहीं है। हमने बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं और ये डायलॉग प्रोसेस आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम बढ़ते हैं जब आगे से आपको कोई एक स्टेप क्वेश्चन भी तो मिलता है। जब आप आगे से स्नैबिंग की तरफ जा रहे हैं, आप एक तरफ बात करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पर्चे कर देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ठीक है हम बैठते हैं, कमेटीज बनाते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों के घरों में घुस के उनकी तजलील करना शुरू कर दें, और पार्टी के ऊपर जो है वो बहन की तक पहुँच जाएँ, और सारे क़यादत को बुला लें। कभी FIA में बैठे हुए हैं, कभी कौन सी कोर्ट में बैठे हुए हैं, कभी कौन से कोर्ट में बैठे हुए हैं। आपको माहौल पैदा करना पड़ता है। आपको एक जो होता है ना डेफिसिट ट्रस्ट हुआ है, उसको वापस लेकर आना पड़ता है। शेक एंड ट्रस्ट को वापस
आपको ओरिजिनल पिक्चर में लेकर आना पड़ता है कि जी हम बैठे हुए हैं, अब हम इसको टेक्निकली और लॉजिकली लेके आगे चलेंगे, लेकिन ट्रस्ट के साथ। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कमेटी में बैठ जाएं, हमारी साइड से भी सीनियर क़यादत आ गई, हमारे अलायंस भी आ गए, इधर से भी बैठ के मतलब इरफान सिद्दीकी साहब वाज हेडिंग इट, और वो आप सीनियर सेनेटर के साथ साथ स्पोक्स पर्सन बने, और वो कहते हैं जी हम आपकी मुलाकात कराते हैं इमरान खान साहब से, और नेक्स्ट डे पर खुद बैठ के कहते हैं हम मुलाकात नहीं करवा सकते। निहाल हाशमी साहब बेपास हैं, निहाल तो फिर हाशमी आप साहब कैसे चलेंगे आगे? निहाल हाशमी साहब, मुज़ाकरात की बात हो रही है, मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड से जो मौक़िफ़ है उसमें नरमी आए कुछ, और एक दूसरे को दावत दी जाए। ज़ाहिर बात है आप टेबल पे बैठेंगे तभी मसाइल हल होंगे। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का माहौल नहीं पैदा किया जाता। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो सर कोई मुज़ाकरात का माहौल पैदा कर लें। पाकिस्तानियों को सिर्फ अंदरूनी चैलेंजेस तो नहीं है, बैरूनी चैलेंजेस का भी अब सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं मालूम कौन मुज़ाकरात करना चाहता है और कौन दावत दे रहा है और कौन नहीं जा रहा है। मुज़ाकरात जब भी अच्छा और कामयाब मुज़ाकरात आपने करना होता है वो हमेशा अनकंडीशनल होता है। जब कभी कोई मुज़ाकरात कंडीशनल हो तो फिर वो फरमाइशी प्रोग्राम होता है, वो मुज़ाकरात नहीं होता है। मुज़ाकरात उस वक्त किए जाते हैं जब लोग महसूस करते हैं कि उनके गिरद नवा में या उनके जो डोमेन है उसमें लोगों को आसूदगी देनी है और तमाम फरीक को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके बात करनी है, तो फिर मुज़ाकरात की जाती है। मगर अगर कोई भी फरीक, कोई भी XYZ कोई भी फरीक मुज़ाकरात से पहले अपने मामलात तय करना चाहे तो फिर वो मुज़ाकरात नहीं होता है। जी, इसार राना साहब की जानिब मैं बढ़ूंगा। इसार राना साहब, क्या देखते हैं कि ये तमाम मामलात किस तरह से रिजॉल्व होंगे अगर हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी जगह पर अपने मौक़िफ़ पे डटी रहीं? देखिए, थोड़ा सा मैं दोनों भाइयों से, बुखारी साहब से भी और हाशमी साहब से भी इख्तिलाफ करूंगा कि हम असल जो है ना वजह उसकी तरफ बात नहीं कर रहे। हुकूमत से मुज़ाकरात होने या ना होने से फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात होते हैं या नहीं। हुकूमत के पास तो भी फैसिलिटी नहीं है कि वो जो कमेटी में जाने वाले अरकान हैं वो कहते हैं हमें इमरान खान से मिला दें, हम शिरकत कर लेंगे, तो उन्हें इमरान खान से नहीं मिलवा सकती, उसके बाद इतनी अथॉरिटी नहीं। तो ये तो पीटीआई की मुश्किलात अगर हल होनी है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ही उससे होंगी, और इस्टेब्लिशमेंट से अगर मामलात आगे बढ़ते हैं, हाँ ये जरूर है कि एक दूसरे की जो ताकत है उसे मानना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। पॉलिटिकली पीटीआई के बगैर पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम मुमकिन ही नहीं है, मुकम्मल ही नहीं है। तो अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो हमें थोड़ा थोड़ा सा एक कदम पीछे आना पड़ेगा, और पीछे आके अपनी अनाव से, अपने उससे जरा सा निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो हुकूमत से मुज़ाकरात की, वो हुकूमत तो इतनी बेबस है कि उनका स्पीकर जो है वो एक प्रोडक्शन आर्डर जारी करता है और उस पर अमल नहीं होता तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो इससे हुकूमत की रिट का अंदाजा कर लें कि स्पीकर, वैसे हम शोर मचाते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, हमारी 26वीं तरमीम के बाद हमारे जो जस्टिस साहिबान हैं वो भी इस बात को फख्र से कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन जब पार्लियामेंट के स्पीकर का प्रोडक्शन आर्डर एक ग्रेड 18 का अफसर उठा के बाहर फेंक देता है तो सबको खामोशी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि सख्ता तारी हो गया, कोई इस पर ना एक्शन कर सकता ना बात कर सकते। तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हुकूमत कितनी ताकतवर है या हुकूमत कितनी उसकी रिट है। तो मेरा ख्याल है वैसे हाशमी साहब से मैं सवाल करूंगा कि अगर आप लोगों की हुकूमत इस काबिल भी नहीं है कि आप एक मुलाकात करा सकें, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होते हैं उन पर अमल दरामद करा सकें, तो हाशमी साहब वैसे फिर हुकूमत में बैठने का फायदा क्या है? मतलब यानी इख्तियारात अगर नहीं है आप लोगों के पास, तो आप एक खास माइंड सेट के साथ बैठे हैं, आप सिविलियन सुपरमेसी को माइनस कर रहे हैं। आप एक फर्द वाहिद जो कि क्रिमिनल है, जो कि एक ऑफेंस में जेल में बैठा हुआ है, आप पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पे एक फर्द वाहिद के तीर घुमा रहे हैं। आपके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इमरान खान के वो दौर और रिजीम इंपॉर्टेंट है, जिस दौर और रिजीम में प्रोडक्शन ऑर्डर तो जाया करता था मगर वापस नहीं आता था। कौन सी दुनिया में रह के कौन सी बातें कर रहे हैं आप लोग?
माने आप इमरान मोहब्बत में इमरान, दो पाकिस्तान, एक इमरानिया और एक पाकिस्तानिया। तो आप लोग किस इमरानिया की दुनिया में रहते हैं यार, के गवर्नमेंट की रीट नहीं है, स्पीकर बेबस है, फलाना। तो आपका लग पता जाए कि गवर्नमेंट की रीट है कि नहीं है। आप किस तरह की बातें करते हैं, गवर्नमेंट को आप माइनस करना चाहते हैं, अंडरमाइन करना चाहते हैं। Who told you that the government don't have रीट? हमारी इतनी रीट है कि छोड़ दें, हम रीट दिखाएंगे तो आप कहेंगे इंतकाम ले रहे हैं आप। हमारी पूरी रीट है और मुज़ाकरात, कोई गवर्नमेंट नहीं है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पीटीआई के साथ है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ दूसरी स्टेबिलिटी है। कहाँ के पढ़े लिखे हो मेरे भाई? निहाल साहब, आपका जारहाना लहजा देख के मुझे खुशी हुई है कि चलें सियासत के बारे में डिस्कस करने के लिए। जी निहाल साहब, मुझे खुशी हुई है आपके तासुरात देख के, आपके जज्बात देख के भी। लेकिन ये चूंकि एक हमने पॉजिटिव डिस्कशन करनी है, हमारे मकसद ही पॉजिटिव डिस्कशन। आप मैंने आपका नुक्ता देखें सर, आप मेलाइन कर रहे हैं, आप सब्जेक्टिव बात करें। मुज़ाकरात, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। मुज़ाकरात इंपॉर्टेंट नहीं है। चलें सर, फिर आप मुझे बता दें, जंग करेंगे आप, मुज़ाकरात नहीं करने तो जंग करेंगे, फिर क्या करें? ठीक है यार, जंग भी कर लेंगे अगर करना पड़े तो, फिर क्या है। तो सर वो तो एक जंग तैयार है ऑलरेडी, आपको पता है कि अफगान तालिबान वाली जंग ऑलरेडी तैयार है। वो यार लड़ लेंगे हम, हमें तजुर्बा है, नवाज शरीफ लड़ चुके हैं 2013 में कराची में। आप जी इसार राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इसार राना साहब, हमने पुरअमन किया है, ठीक है, हमें जंग लड़नी आती है। इसार राना साहब पीटीआई करें, क्या बैकग्राउंड है राना साहब की भाई? ऐसी आके आप निहाल हाशमी साहब देखें, अगर देखें अली बुखारी साहब से इसका जवाब, मैं राना साहब मैं आपकी तरफ भी बढ़ता हूँ। अली बुखारी साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी अली, बात देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल बंदा जो है ना वो पॉलिटिकल गुफ्तगू करेगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए। जी राना साहब देखिए, ये कौन सा बोल रहे हैं, पता नहीं कौन है, कौन बात कर रहे हैं अभी, जो कभी बोल रहे थे वो बहुत जज्बाती थे। निहाल हाशमी साहब। वो मैं सेनेटर निहाल हाशमी बोल रहा हूँ। इसार राना साहब, मैं सेनेटर निहाल हाशमी बोल रहा हूँ। अच्छा सर, तो इतना ऊंचे क्यों बोल रहे हैं आप? रोजा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे रोना नहीं लग रहा। आप जो बातें कर रहे हैं हंस के, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को। सर हमें प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है। आप हमारी प्रोजेक्शन से ना घबराएं। इमरान खान साहब के पार्टी में है, फिर ठीक है। वैसे सर पार्टी में तो मैं बैठा हूं ना, पार्टी तो निहाल भाई मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आप बेफिक्र रहें। चले मैं देखें इमरान खान साहब की पार्टी से जो नुमाइंदे हैं उनसे मौक़िफ़ ले लेते हैं। जी अली भाई। देखो यार, बात यह है कि मैं तो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हूँ ना, मैंने तो पार्टी को रिप्रेजेंट करना और बोलना है। और मैं यहाँ बैठा हूँ इमरान खान की वजह से, इस्लामाबाद से इलेक्शन जीत के बैठा हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो किसी के पालछे मालछे बन के बैठ जाते हैं और आके खाली खुश करना होता है। क्वेश्चन ये है कि आपने क्या करना है। पोलिटिकल लोगों ने गुफ्तगू करनी होती है, डायलॉग करना होता है, बात करनी होती है। बंदूकें नहीं उठा के बैठे होते पोलिटिकल लोग। जो पोलिटिकल लोग बंदूकें उठा के बैठे होते हैं, चाहे वो हाथ से बंदूक चलाएं, चाहे वो जुबान से चलाएं, वो दे आर नॉट द पोलिटिकल पीपल बेसिकली, एज पर एज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज कंसर्न, या पोलिटिकल साइंस जो सिखाती है लोगों को। क्वेश्चन ये है कि आपने मुल्क आगे लेके जाना है। पाकिस्तान के लिए पॉलिटिक्स हो रही है ना, पाकिस्तान की सियासत की बात हो रही है। तो पाकिस्तान की सियासत में जिस बंदे के बगैर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती उसका नाम है इमरान खान, क्योंकि वो डिग्गी में बैठ के किसी को मिलने नहीं जाता। ठीक है, वो और लोग हैं जो 17 सीटों से ले बैठ के हार के और बैठे होते हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को और कहते जा रहे हैं। औकात उनकी इतनी है कि उनका अपना स्पोक्स पर्सन जो पॉलिटिकल आदमी है, जिसका नाम है इरफान सदीकी, जिसके साथ स्पीकर असेंबली बैठा होता है, जिसके साथ 5-6 सीनियर तरीन बंदे उनके बैठे होते हैं, साथ कोलिशन पार्टी बैठी होती है, मीडिया पे बैठ के कहता है कि हम शर्मिंदा हैं, हम इमरान खान से कमेटी की मुलाकात नहीं करा सके जो हमने कमिट किया था। ये औकात है, दिस इज देयर वर्थ। और ये कहते हैं कि हम आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे। नहीं, 40 साल गुजार दिया यहाँ इन्होंने। 85 टू ऑनवर्ड देख लें सारे की सारे दौर, आपको पता लग जाएगा कि कितनी वर्थ है, कितने अफलातून हैं, कितने अरस्तू हैं, कितने टेक्निक्रेट्स हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, किस लेवल पे हैं, कहाँ इकॉनमी आज आपकी। 3 साल हो जाएंगे अप्रैल में। ठीक, अप्रैल में 3 साल हो जाएंगे हमारी गवर्नमेंट को गए हुए और पीडीएम की गवर्नमेंट गए हुए। वही शक्लें बार बार 3 सालों में बैठी हुई हैं आज तक। मीनिंग बाय द पीडीएम गवर्नमेंट, मीनिंग बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट, मीनिंग बाय जो अभी फॉर्म 47 की 17 सीटों वाली गवर्नमेंट है, सब के सब एक ही चेहरे हैं। लेकिन मैं ये तो कहूँगा ना एज अ पाकिस्तानी कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने और आपके सीएम ने, जो कि बलूचिस्तान में था, उसने कहा था एक SHO की मारा, वेयर इज ही,
कल आपने सलामती कौंसल का इजलास बुलाया, बहुत आपको दर्द हुआ, पता चला जी आपको तो खून के आंसू रो लिए आपने जी, बहुत बड़ा सान्या हो गया। किधर था आपका मियां नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर और MNA बना के बैठाया हुआ आपने? वेयर वॉज योर इंटीरियर मिनिस्टर इन द कमेटी? ठीक, सलामती कौंसल के इजलास में कहाँ थे वो? नहीं थे। मीनक भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर है? आपका फॉरेन मिनिस्ट्री के ये सवाल आप उठाते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, वी विल बी राइट बैक। बात सुन ले कमल भाई, आपके फॉरेन ऑफिस पिछले 2.5-3 साल के अंदर किधर आपका फॉरेन मिनिस्टर जो सबसे स्ट्रांग तरीन इदारा होता है किसी मुल्क का, वो फॉरेन ऑफिस होता है, क्या वहां से आया उनकी तरफ से आज तक? आपके इर्द गिर्द 4 मुल्क बैठे हुए हैं, चारों में किसी जगह इतनी दहशतगर्दी नहीं है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। सामने रखते हैं ये सारी चीजें। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़ाकरात पे बात चल रही है, हमारे साथ मौजूद हैं इसार राना साहब। जी इसार राना साहब, देखिए मैंने जो बात की थी वो निहाल हाशमी साहब को बुरी लगी, लेकिन जो हकायक है वो किसी के बुरे लगने से तब्दील नहीं हो सकते। मैंने तो ये कहा है कि हुकूमत इस मामले में रेलेवेंट है। PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तनाज़ा है 9 मई का, वो हल हो जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। इसमें PTI को भी सोचना चाहिए कि वो किसी तरह 9 मई के वो आगे निकल जाए और इस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ा नरमी का मुजाहरा कर दे तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ सकता है। अदरवाइज माइनस इमरान खान सियासी इस्तेकाम आना होता तो 3 साल से अब तक आ गया होता। तो मेरी बात अगर उन्हें बुरी लगी है, वो बार बार कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के पास है दहशतगर्दी के खात्मे का, तो वो बताते क्यों नहीं? कहते थे मेरे पास तो मसाइल के हल की कुंजी है। तो कमेटी के इजलास में जाते हैं, जेब में हाथ डालते, कुंजी निकाल के सामने रख टेबल के, लो जी मैं कुंजी लाए ते मसाइल दे हल दी, ठीक है। लेकिन उन्होंने तो वहां जाना भी पसंद नहीं किया, उस इजलास में शरीक होना पसंद नहीं किया। और अब इतलात ये आ रही है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे कि उनकी तबीयत खराब है। ये एक अलार्मिंग बात होती है, जब उनकी तबीयत खराब होती है तो इसका मतलब होता है कि हालात फेवर में नहीं है। जी बिल्कुल। निहाल हाशमी साहब, अगर आप किसी भी सहाफ़ी को कहेंगे, जाहिर बात है उसकी जानिब से एक जवाब तो आएगा, और वो कोई भी अपनी, चाहे वो अपनी राय दे रहा हो, चाहे वो किसी पार्टी के हवाले से कोई मौक़िफ़ रख रहा हो, तो जाहिर बात है उसकी पर्सनल राय है, वो अपनी राय दे सकता है। आप अपनी राय दें। शायद आपकी बात में वजन है, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आज कायद आज़म भी नहीं है, अल्लामा भी नहीं है, शौवर्दी भी नहीं है, भुट्टो साहब भी नहीं है। फर्द वाहिद इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एनी नेशन और एनी स्टेट। और हम गुज़श्ता 3 साल से फर्द वाहिद तक घूमते जा रहे हैं, और हमें नहीं घूमना चाहिए। वही फर्द वाहिद है जो 1 करोड़ हमें नौकरियां दे रहे थे, 50 लाख मकान दे रहे थे, 300 डैम्स दे रहे थे। ये वही फर्द वाहिद है जो कि बाजवा, ज़हीरुल इस्लाम और फैज़ के गोद में बैठ गया है। ये वही फर्द वाहिद है जो कि उस वक्त नवाज शरीफ अच्छा लगता था जब उनको 50 करोड़ रुपये अपनी जेब से नकद देता था, हॉस्पिटल के लिए ज़मीन देता था। ये वही फर्द वाहिद है जो RTS के वजह से बैठ गया है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, अगर मैं होता तो मैं इनको पॉलिटिकल फिगर ही ना बनने देता, क्योंकि ही हैज कमिट। मैं वकील भी हूँ क्रिमिनल का। अगर आपको छूटना है तो आपके ऊपर एक चार्ज हो चुका है, चार्जशीट हो चुका है, एविडेंस आ चुकी है। अगर अदालत ने आपको सजा दी, अदालत ही आपको छोड़ेगी। नवाज शरीफ को भी अदालत ने नाअहल करार दिया था, और फिर इसी इस्लामाबाद अदालत ने उनको अहल भी करार दिया और बाइज्जत बरी भी किया। तो ये अगर मुज़ाकरात को आप कंडीशनल हर चीज़ में इमरान खान को लाएंगे और फिर कह रहे इमरान खान के पास फॉर्मूला है। भाई इमरान खान क्या कोई दहशतगर्द है कि उसी से हम तो अभी दहशतगर्द की एलिमिनेट कर रहे हैं। निहाल साहब, वैसे निहाल साहब इधर छोटा सा एक सवाल, छोटा सा एक बड़ा जरूरी सवाल है, वो छोटा सा देखिए आपकी हुकूमत MNA अली साहब इस्लामाबाद से हैं, जिन्होंने ऐसे नवाज शरीफ के जिक्र किया जैसे इनका और नवाज शरीफ का लेवल एक है। भाई मेरा लेवल हाई है जी, मैं क्योंकि हामी आदमी आपको निहाल भाई, मैं क्योंकि आप क्रिमिनल वकील हैं, मैं भी क्रिमिनल वकील हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेफिक्र हो जाए, उनसे मेरा लेवल हाई होगा। मैं आवाम से जीत के आया हूँ, यकीन जाने मेरा कोई बैकग्राउंड फौजियों के साथ नहीं है। नवाज शरीफ का लेवल एक नहीं है। जब तक हम अपने अकाबरीन की इज्जत और तौकीर नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने वाला भी नवाज शरीफ है, नेताज प्रोग्राम लाने वाला, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें निहाल भाई, फैक्ट्स को चेंज मत करें। कहाँ कंकु तेली, कहाँ राजा भोग, कहाँ कंकु तेली।
तो भाई बात सारी है कि हमें मोहब्बत जरूर करनी इमरान खान से, मैं भी करता हूँ नवाज शरीफ से, मगर पहले पाकिस्तान से करता हूँ। उसके लिए सच्चाई भी जरूरी है निहाल भाई। जरा तो मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं आपकी उसके बाद मैं नवाज शरीफ साहब। अब बात यह है निहाल भाई के दूसरों को तो वो कहना, जो कहते हैं ना खुद शीशों के घर में रहता हो, दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारता। जो आए जनरल जलानी के गोद में बैठ के जो ज़िया-उल-हक को अपना अब्बा कहते होते थे, जो कहते होते थे, सुन लेना अब सुन ले, बड़ी बड़ी मैंने आपकी बात बड़े आराम से बड़े एहतराम से सुनी है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप देखें ऐसे ना करें। आपकी बात मैंने बड़े ही इत्मीनान से सुनी है, बड़े इत्मीनान से, तहम्मुल से, हौसले से सुने। मैं तो आपको सीधी बात बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा। आप जो है हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, देख लीजिएगा। क्या जनरल जलानी साहब के साथ मियाँ साहब नहीं आए? क्या ज़िया-उल-हक साहब को अपना अब्बास दूर नहीं कहते थे? वो देख लें, उठा के रिकॉर्डिंग देख लें, उनके सारी की सारी मौजूद हैं। क्या उन्होंने जुडिशरी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुर्सियाँ नहीं फेंकवाई गई? क्या उनके दौर के अंदर रफ़ीक तारड़ साहब नहीं गए थे बैग लेके और जजेस सजाद शाह साहब को जो है टॉपल किया गया था? क्या उनके जस्टिस क़य्यूम की वीडियोस नहीं आई? तो ऐसी बात मत करें कि वो बहुत ज़्यादा कोई फरिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ हैं। हमारे मेरे अकेले पर अगर मेरी बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो मेहनत करके आए हुए हैं, हम तो ग्रास रूट लेवल से आए हुए हैं, प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किसी की गोदों में बैठ के नहीं आए हुए निहाल भाई। सो इसलिए हम बात भी वही करते हैं जो हक समझते हैं, क्योंकि जान अल्लाह को देनी है। सब कुछ इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब के पास है, वता इज़्ज़ो मन तशा वता ज़िल्लो मन तशा। इसलिए हमारा बिलीफ ये है, हमारा ईमान ये है, बंदों के ऊपर कभी आसरा लगा के नहीं बैठा, और जिसके साथ चलते हैं बगैर मुफाद के, बगैर बेनिफिट के, उसके साथ चलते हैं। और ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा स्टेक पाकिस्तान में, पाकिस्तान को तरक्की करनी है, पाकिस्तान के लोगों को तरक्की करनी है, खुशहाल बनाना है इसको, ना कि IMF से पैसे ले रहे हो और उधर अपनी तनख्वाहें जो है वो 500-500 गुना बढ़ा रहे हो। ये चीज़ें नहीं होती। खुद जहाँ से जा रहे हो IMF से पैसे लेने के लिए और वहाँ जाके वाशिंगटन में सबसे महंगे तरीन होटल में रह रहे हो, ये चीज़ें हमने नहीं सीखी, ना ही हमारे खून में है ये चीज़। सो हम तो पाकिस्तान के साथ जीना मरना है, हमारा स्टेक पाकिस्तान के साथ है। इसलिए उन्हीं लोगों के साथ कंपैरिजन करेंगे जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत होगी। जिनको कोई एक मच्छर काट जाए वो भी इलाज के लिए इंग्लैंड जाए, हमारा उनसे कोई मुआवजा है ही नहीं, ना हो सकता। खैर, इसार राना साहब की जानिब बढ़ता हूँ। इसार राना साहब, आप क्या समझते हैं? अब अभी भी राना सनाउल्लाह साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब 9 मई वाले वाक़े पे माफ़ी मांग लें तो वो रिहा हो सकते हैं। तो इससे पहले भी बहुत दफ़ा ये बात पिच की गई कि 9 मई बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर माफ़ी मांग ली जाए, और इमरान खान साहब अपने मौके पर डटे हुए कि नहीं, इस पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखें, 9 मई का कोई ना कोई तो फैसला होना चाहिए, और ये बेस्ट आइडिया है कि उस पर एक जुडिशियल वो बना दें आप, और उसमें सीनियर तरीन जजेस बिठा के वो कर दें, ताकि पाकिस्तान जो स्टकअप हो गया एक जगह पे 9 मई के ऊपर, उससे आगे निकले। हमारी नाअहली और क्या हो सकती है कि हमें यही नहीं इतराक हो रहा कि हम किस हालात का शिकार हैं और किस तरफ जा रहे हैं। साहब, इसमें भी तो मल्टीपल चीज़ें देखें। अगर हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि आर्मी चीफ तो कह रहे हैं हम ऑलरेडी हालत जंग में हैं, हम तो मुज़ाकरात वाली चीज़ से आगे निकल चुके हैं और वाहिद हल इसका ऑपरेशन है, और ऑपरेशन तो पहले से उन्होंने कहा कि ये शुरू है एक सिलसिला। जबकि दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब हमें ये कहते नजर आते हैं कि आप मुझे टास्क दें, मैं मुज़ाकरात के लिए तालिबान को बिठाऊंगा टेबल पे और उसके नताइज भी निकलेंगे। तो इसमें तो PTI की बात जो कर रही है, यानी अली अमीन गंडापुर साहब बात कर रहे हैं, उसमें आप समझते हैं कि कोई वजन है, या उस तरफ जाया जाए तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर होगा? क्योंकि ऑलरेडी जो इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है वो भी बड़ा वाज़ेह है। देखें, बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। वो जिन हालात में बात कर रही है इस्टेब्लिश वो ठीक है, और वो ऑपरेशन तो जारी है। ऑपरेशन को रुका हुआ कहाँ है? हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, बहादुर अफवाज जो हैं, दिन के कुछ सैकड़ों, दर्जनों नहीं सैकड़ों ऑपरेशन कर रहे होते हैं। और फिर KP में हम हालत जंग में हैं, बलूचिस्तान में हालत जंग में हैं, तो ऑपरेशन तो जारी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस ऑपरेशन से हम कामयाब हो जाएंगे? और माजी में भी हम हुए हैं, तो ठीक है, बिल्कुल कर लें। जी निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बताएं कि एक कंसिस्टेंसी चाहिए पॉलिसीज़ में, और वो कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब दोनों जमातें ऑन बोर्ड होंगी और दहशतगर्दी के खिलाफ कोई हल निकलेगा इसका। अब जाहिर बात है कि जब तक आप लोग ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो ये एक मसला आपके पार्टी के लिए नहीं है, ना सिर्फ इनकी पार्टी के लिए, बल्कि कौम का मसला है। इसे रिजॉल्व तो आपकी हुकूमत है, सबके लिए आपने करना है। मैं आप भी याद दिलाते चलूं, 2018 में पार्लियामेंट के पहले इजलास में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे,
उन्होंने कहा इमरान खान साहब आए, आकर के बैठते हैं, आए मिसाके मईशत करते हैं, आए मिलकर आगे बढ़ते हैं। खान साहब ने जवाब देना दरकिनार, बात करना ही पसंद नहीं किया। तो मेरे दोस्त कह रहे थे खान साहब अगर इजलास में ना आए तो फिर इजलास बेमायनी हो जाएगा। खान साहब अपने दौरे बदारत उस्मा में कभी किसी इजलास में नहीं आए। उन्होंने प्रॉक्सी के तौर पे काम किया, उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे। जब अपने दौर इख्तिदार में जब आप वजीर आजम थे, उस वक्त भी आप सिक्योरिटी के जो मीटिंग्स होते थे या कौमी सलामती की मीटिंग, उसमें आप मौजूद नहीं होते थे। तो आप आज क्यों? और फिर ये सारी बात क्या खान साहब के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो आ जाएंगे, या फिर बोले कि हाँ उनका एक विंग है पीपी क्या नाम है उसका, टीटीपी, और वो आके उसको मना कर देंगे कि खान साहब का विंग है टीटीपी। या तो फिर वो आके ये बात नहीं, निहाल आशी साहब बात समझ नहीं आई। खान साहब का विंग है टीटीपी। मैं यही, आप मुझे बोलने देंगे ना कंप्लीट कर। जी जी। या तो वो ये कहे कि मेरा विंग है और मैं आके इसको रोक दूंगा, और अगर आपका विंग नहीं है तो फिर आप उसकी मजम्मत करें, उसके खिलाफ सीना सुपुर्द हो जाए, उसके सामने खड़े हो जाए। सिर्फ अफसोस से काम नहीं चलता है। हजारों पाकिस्तानी अल्लाह को प्यारे हो गए, मसाजिद में ये घुस गए, औरतों के ऊपर इन्होंने नहीं बख्शा, बच्चों को नहीं बख्शा। तो क्या अगर ये ना माने, ये इस्लामाबाद में चढ़ाई करने आए और ये क्या हम नहीं मानते, तो हम पाकिस्तान के को इनके रहमो करम पे छोड़ना। फिर सबसे बढ़कर अगर केपी में 12 साल से आपकी हुकूमत है और आपको तमाम वसाइल मुयस्सर है, अगर आप अपने सूबे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान की वफाक की हुकूमत भी छोड़ दे सूबे को, सूबे के लोगों को अपने उनके हाल पे और बेरहमो करम जो लोग हमला आवर हो रहे हैं उनके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर पाकिस्तान की फेडरेशन को आगे आना पड़ता है। फिर ये जिम्मेदारी होती है पुलिस की भी, लेविस की भी, फौज की भी, कि कहीं पे जुर्म हो रहा हो, कहीं पे कोई कत्ताल हो रहा है तो उसको जाके वो रोके। अब अगर आप देखिए, बातें मेरे भाइयों ने भी बहुत की। यूएन में हमने खत नहीं लिखा, हमने आईएमएफ को खत नहीं लिखा कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा नहीं करना, हमने इस तरह की बातें नहीं की है। तो देखिए, ये भी हम नहीं कर रहे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं। हाँ, ये बात में इनकी बात में जोर है। ऑपरेशन जब हो तो उसके कुछ दूसरे भी चीजें हैं। मसलन हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, उनका रवैया, एटीट्यूड बड़ा मायने रखता है। उनके अल्फाज बड़े मायने रखते हैं। उनके अल्फाज, उनके रवैये हमारी औरतों बच्चों के साथ, हमारे स्कूल के साथ, हमारे टीचर्स के साथ मायने रखते हैं। जिस तरह से अभी हमने कहा कि मसाजिद में हमला आवर होकर आप औरतें और बच्चों को हलाक कर रहे हैं, तो हर चीज हम पे भी उतनी ही लागू होता है। मगर हम एक दूसरे को नीचा दिखा करके, पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं, हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा पा रहे हैं। हम असल में पाकिस्तान को चले देर आए दुरुस्त आए। आपने ये बात तो की कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, नहीं है पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत वजनदार बात है। इसी में बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेने। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट। टाइम बड़ा कम रह गया, अली बुखारी साहब से इसका आंसर लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अब बात करेंगे कि वुज़रा की तनख्वाहों में 188% इजाफा हुआ है। ये 5,19,000 इनकी अब तनख्वाहें कर दी गई हैं। पहले ये 2,10,000 के करीब थी, किसी की 1,80,000 थी। तो खैर मईशत ज़बो हाल है, ये हम सबको पता है, लेकिन क्या इतना इजाफा जस्टिफाइड है? और फिर इन्हीं वुज़रा ने बैठ के ये इजाफा भी किया है। जी अली बुखारी साहब। देखें खंबर 2-3 चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊं। पहले तो थोड़ा सा पास्ट देखना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली जो दहशतगर्दी के हवाले से बात थी। 40 साल 70 to 2025 1970 ये 55 साल गुजर गए। इस 55 में से डिक्टेटर्स का 15-16 साल निकाल देते हैं तो पीछे 40 साल में 3.5 साल हमें मिलते हैं, और तकरीबन 37 साल के करीब 1970 to 2025 यही दो पार्टीज़ की गवर्नमेंट रही। 70s में भुट्टो साहब आए और 85 में मियाँ साहब जब वज़ीर ख़जाना से चलते सकाफत से चलते 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला और क्या क्या कुछ बने। और अभी भी इनके पास संभालने के लिए कोई फॉरम नहीं है, कोई इनके पास प्लान नहीं है, कोई इनके इंटेंशन नहीं है, कोई इनके पास हल नहीं है। सो मीनिंग बाय कि ये सारे का सारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इनको जो वो साबित कर रहा है कि ये बिल्कुल एक घिसी पिटी बॉल है जिसको ना कोई मुंह है ना कोई सर है, और इनको कोई डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। अब आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आ जाता हूँ जी। दहशतगर्दी स्टार्ट या हमें कहते हैं बार बार यार, क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी 1996 में जब नसीरुल्लाह बाबर वॉज द इंटीरियर मिनिस्टर और तालिबान बनाए गए? आप लोगों की गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम, आप लोग 3 दफ़ा रह के चले जा चुके हैं। आप लोगों ने क्या प्रोएक्टिव काम किया इसके अंदर? रिजल्ट ज़ीरो।
सो अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन आज आप जवाब दें और कौम जवाब मांगती है। दैट्स वाई कि आप आज ऑल अलोन खड़े हैं, आप अकेले बाहर पब्लिक प्लेस पे कोई भी नहीं जा सकते। सो अब आप जब एक तरफ पैसे मांग रहे हैं, आप पिछले 3 साल देख लें, एक ही रोना रोया जा रहा है, एक ही रोना रोया जा रहा है, एक ही रोना जा रहा है। गई थी नहीं, देखें हमने आज के दौर में अमेरिकन डेलीगेशन आता है, हमें पूछे बगैर डायरेक्ट जाता है। आज के दौर में रिसेंट बात करूं, अभी इस वीक की रिसेंट जाता है कहां पर, गुफ्तगू शरीद करने तालिबान के पास। प्रेसिडेंट शी चाइना में बैठ, जो अफगानिस्तान का तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको रेड कारपेट रिसीव करता है। तो हम तो यही कहते थे ना यार कि दुनिया के साथ गुफ्तगू करो, अगर वहाँ गवर्नमेंट आ गई तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे पैदा करो, अपने हमसायों से ताल्लुकात अच्छे पैदा करो। हमने तो ये कभी भी नहीं कहा कि आप जंग लड़ें, हम तो ये डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि दूसरों की जंग हमने नहीं लड़नी, अपना दफा करना तो हमारा राइट है यार, अपना दफा की वजह से तो हम बैठे हुए हैं। ठीक। सो इशू ये है कि जब आपने उनको परवान चढ़ा दिया और यहाँ तक पहुँच गए, वी डोंट नीड दैम। बट द थिंग इज कि जो नेगोशिएशन की 2 कैटेगरीज है, आप एक हुआ है जो बंदूक लेके आता है, उससे गोली की बात हो सकती है। आपका पॉइंट आ गया, मुझे तनख्वाहों वाले पे अपने अब तनख्वाहों पे आता हूं। एक साइड पे गरीब मुल्क, वेरी शॉर्ट सर, मेरे पास एक साइड पे गरीब मुल्क, आप कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, आप IMF से पैसे पे पैसे मांग रहे हैं, आप 1 2 3 4 टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, और निहाल आशिर साहब क्या किस तरह से पैसे नहीं है कि आप चला सकें। इतना जस्टिफाइड है 188% इजाफा वुज़रा की फेडरल लॉजेस में रहते हैं यार, सब फैसिलिटीज मिली हुई हैं। मैं बैचलर पार्लियामेंटेरियन, जी, मेरी तनख्वाह 1,40,000 थी और वो पूरे के पूरा पैसा वही खर्च हो जाता था, गाड़ी, ड्राइवर, मुलाजिम, खाना, बिजली का बिल, गैस का बिल। शुक्र है मेरा घर, मेरा दफ्तर अपना था, बेगम मेरी डॉक्टर है, तो मेरा गुजारा हो जाता था। इस मुल्क में बड़ा अलमिया है कि सबसे ज़्यादा इजी है सियासतदानों पर तनकीद करना। हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में क्लर्क की तनख्वाह 3-3 लाख है, मजिस्ट्रेट की तनख्वाह 4-5 लाख है। हमारे यहाँ बाद इदारों में ड्राइवर 2-2 ढाई लाख रुपए लेते हैं, जिनको आप समझते हैं जिम्मेदार बनाते हैं। पाकिस्तान की मुल्क की पॉलिसी, हर वजारत हेल्थ वाला अपने हेल्थ की पॉलिसी बनाएगा, मगर वो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले और फिर वो किसी से रिश्वत ले और फिर वो अपना घर ना चला सके। तालीम का जो वजीर है वो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले और उसको कोई और कारोबार ना हो उसका, और कोई बिजनेस ना हो, कोई और नौकरी नहीं कर सकता। निहाल साहब ऑनरेरियम समझ के लें। निहाल साहब, आप एक सियासी कारकुन हैं, लेकिन आप ये बखूबी जानते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल इलीट है इनमें कहां से, किस बैकग्राउंड के लोग आते हैं और किस तरह से गरीब बैकग्राउंड के लोग सर्वेंट नहीं है। देखिए उनकी रेशियो कितनी है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उनकी रेशियो कितनी है। आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आप पाकिस्तान के अलावा दीगर मुल्कों में वजीरों की तनख्वाह अमेरिका की हो या रशिया हो या चाइना हो या सर उनकी रशिया चाइना की इकोनॉमी भी तो देखे ना सर। इसार राना साहब, आप इंडिया की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की भी देख लेना जी, आपकी इकोनॉमी बेहतर है हमसे। चलें उनकी भी इकोनॉमी हमसे बेहतर है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बेहतर है। इसार राना साहब, फाइनल रिमार्क्स इसार राना साहब, $1 है। बिल्कुल मैं जो इसार राना साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा, बस प्रोग्राम क्लोज करते हैं। एक तो सबसे पहले निहाल हाशमी साहब का शुक्रिया कि उनका लहजा जरा नीचे आ गया उनमें ना, तो शुक्र है हमारी बात उन तक, उनके दिल तक गई है। दूसरी बात यह कि देखें, मैं इस वफाकी काबीना के बहुत सारे वुज़रा को जानता हूँ जिनके बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूल से उठ गए हैं और बेचारों की बिजली घर की कट गई है, और वो बेचारे मैंने देखा है कई तो साइकिल के ऊपर फिर रहे हैं। तो यार इन गरीबों की जिंदगी में अगर इनकलाब आ गया तो क्या बुराई है, बेचारे भूखे मर रहे थे, एक पंखा चला के पूरा घर जो है उसके नीचे बैठता था। तो ये बेचारे अगर इनको कुछ 2 पैसे मिल रहे हैं तो क्या बुराई है। और मेरे निहाल भाई कह रहे थे कि ये तनख्वाह बेचारे काम करते हैं, तो उनसे पूछे कि अमेरिका और इस रूस के जो वज़रा हैं उनके भी चीनी के कारखाने हैं, IPPs उनकी हैं, इनसे पूछें कि जो वहां के वुज़रा हैं क्या वो भी स्वाबदीदी फंड रखते हैं, तरक्याती फंड रखते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं, ठेके लेते हैं। तो जरा ये मुझे पता चल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं खुश हूं कि हमारी वफाकी काबीना की गुर्बत दूर हुई है। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि ईद के ऊपर हमें अपना फितराना भी जो है ना वो इकट्ठा करना चाहिए, लोगों की मदद चाहिए। दिस इज एपिक वन। खैर, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आप तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। कमर जैदी को इजाजत, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।